हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी सक्सेसफुल। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, चैप्टर 12 एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। ये चैप्टर जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में हमने पढ़ लिया, पूरी दुनिया में किस किस टाइप के क्लाइमेट्स पाए जाते हैं, उनको क्लासिफिकेशन के लिए जो बेहतरीन स्कीम मानी जाती है, जो सब यूज़ करते हैं, कोपन्स क्लासिफिकेशन स्कीम, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। सभी जितने भी क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से वो हमने पढ़ा दिया, ABCDEFGH। ठीक है, अब यहाँ पे क्लाइमेट हो गया। क्लाइमेट है तो क्लाइमेट चेंज भी है। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज का मतलब है, देखो सबसे पहले तो आपको बता चुका हूँ कि वेदर और क्लाइमेट में फर्क होता है। वेदर तो डेली चेंज होता रहता है, हर घंटे भी चेंज हो सकता है। क्लाइमेट जो है वो नहीं चेंज होता, किसी जगह का एक जैसा ही रहता है। ठीक है, लेकिन अर्थ का क्लाइमेट जब से अर्थ बनी है, क्रिएशन हुई अर्थ की, तब से लेके आज तक कई बार बदल चुका है। फ्लक्चुएशंस आ चुकी हैं थोड़ी बहुत ज़्यादा। कई बार ऐसा हुआ है, शायद आपने मूवी भी देखी हो आइस एज, उसमें पूरी अर्थ पे आइस ही आइस है, इसका मतलब क्लाइमेट चेंज हुआ था। कभी वो आइस फिर नहीं है आज, तो इसका मतलब आज जो क्लाइमेट चेंज हो गया फिर से। तो इस तरीके के पीरियड्स आते रहते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा आइस एज आ जाती है, ग्लेशियल जिसको बोलते हैं, ग्लेशियल एज, कभी इंटर ग्लेशियल एज आती रहती है। क्या होता है कि ग्लेशियल एज आएगी, फिर नॉर्मल एज आ जाएगी, जैसे अभी चल रहा है, फिर ग्लेशियल एज आ जाएगी। दो ग्लेशियल एजेस के बीच के जो डिफरेंट है का जो पीरियड होता है उसको इंटर ग्लेशियल एज बोलते हैं, जो कि आज एक इंटर ग्लेशियल एज ही चल रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दो चीज आती हैं कि क्लाइमेट चेंज का रीजन क्या है। पहला तो क्यों होता है ऐसा कि कभी ग्लेशियल एज आ गई, कभी इंटर ग्लेशियल एज चल रही है ना। दूसरा कि क्लाइमेट चेंज तो हमने पढ़ लिया, क्लाइमेट चेंज कैसे डिफरेंट है ग्लोबल वार्मिंग से। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग भी तो क्लाइमेट चेंज ही है, तो हम ग्लोबल वार्मिंग पे इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं? क्लाइमेट, उसका रीजन ये है कि क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है, वो अपना टाइम लेता है और उसी हिसाब से बाकी अर्थ की जो बाकी एनवायरमेंट है वो भी एडजस्ट कर लेता है। ग्लोबल वार्मिंग ऑन दी अदर हैंड, अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री 1.5 डिग्री बढ़ गया सिर्फ 20 से 30 सालों में। ठीक है, और आगे वाले टाइम में ये स्पीड और ज्यादा तेज होने वाली है अर्थ का क्लाइमेट चेंज होने की। तो वो जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि हम उसके लिए अडेप्टेबल नहीं है। पूरा अर्थ जो हमारा एनवायरमेंट है वो उसके लिए अडेप्टेबल नहीं है। एक खुद सोचिए कि एक टेम्परेचर जो चेंज आ रहा है वो 10,000 साल में आ रहा है। एक टेम्परेचर चेंज जो आ रहा है वो 200 साल में मान लीजिए उतना टेम्परेचर चेंज आ गया 10 डिग्री का, तो सोचिए कितना ड्रास्टिक होगा वो अर्थ के लिए। तो क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है, इसका कोई बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, धीरे धीरे होता है, पहली बात तो हम नोटिस ही नहीं कर पाएंगे शायद। अगर 10,000 साल बाद ऐसे जाएगी तो हमें क्या पता चलेगा। ठीक है, ह्यूमंस तब तक रहें भी या ना रहें। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अगले 100-200 सालों में ही ग्लेशियल एज या क्या बोलते हैं उल्टा हो जाए उसका, समझ रहे? तो ग्लोबल वार्मिंग इसलिए नुकसानदायक है कि वो उसकी क्लाइमेट चेंज की स्पीड बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। ठीक है, चलिए चैप्टर पे आते हैं। The type of climate we experience now might be prevailing over last 1,000 years with minor and major occasionally wide fluctuations। ये जो क्लाइमेट आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं लगभग 10,000 साल से यही है, थोड़े कम ज्यादा फ्लक्चुएशंस उसमें होते रहेंगे, यही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, द प्लैनेट अर्थ हैज विटनेस मैनी वेरिएशंस इन क्लाइमेट सिंस द बिगनिंग। जब से अर्थ का क्रिएशन हुआ तब से काफी जो है वेरिएशन अर्थ ने विटनेस की है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आ जाते हैं रीजन पे। रीजन क्या है? मैंने आपको एपोजी और पेरिजी बता चुका हूं। जब चांद अर्थ के पास होता है, सबसे नियर डिस्टेंस पे होता है, रिवोल्यूशन अपनी ऑर्बिट में, रिवोल्यूटरी ऑर्बिट में, तो उसको एपोजी बोलते हैं, और जब दूर होता है तो उसको पेरिजी बोलते हैं। हमने पता ही है। ऐसा ही सन के केस में भी है। ये सन है, अब इसको अर्थ ले लो। कभी सन जो है वो, अर्थ जो है वो सन के पास आ जाती है, कभी उसकी ऑर्बिट श्रिंक कर जाती है कि अर्थ जो है अब अर्थ के सन के पास ही रहेगी। तो क्या होगा? तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए ऑर्बिट जो है वो इस तरीके से हो गई है कि ऑर्बिट जो है वो थोड़ी दूर हो गई है सन से, तो इंसोलेशन कम हो जाएगी, तो इसको हम आइस एज बोलते हैं। तो तब क्या होगा? ग्लेशियर हो जाएगा सारे में। ठीक है, हमें ये बात पता कैसे चली? ऑब्वियस सी बात है, जियोलॉजिकल एविडेंसेस, और भी बहुत से रीजंस हैं। सोलर फ्लेयर्स भी इसका रीजन होती हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन फिलहाल हम बहुत ज़्यादा उस पर नहीं जाने वाले। एक मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
जियोलॉजिकल रिकॉर्ड शो ऑल्ट्रेशन ऑफ ग्लेशियल एंड इंटर ग्लेशियल पीरियड्स। मैंने क्या बताया, यहाँ पे ग्लेशियल एज है, ग्लेशियल पीरियड है, फिर एक इंटर ग्लेशियल पीरियड आ गया, फिर एक ग्लेशियल पीरियड आ गया, फिर इंटर ग्लेशियल आ गया। हमें कैसे पता चला, हमें कैसे पता चला? जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, पत्थर बोल देते हैं, रॉक्स की जो स्टडी करता है जियोलॉजिकल स्टडीज, उससे हमें पता चल जाता है। एक मोटा मोटा आपको बताता हूँ, मान लीजिए ये एक पहाड़ है, ठीक है। नॉर्मली यहाँ तक आइस कैप रहती है, ऑब्वियसली बात है, ऊपर का टेम्परेचर बहुत कम है, तो ऊपर जो है वो बर्फ ही पड़ेगी, आइस कैप्स होंगी। लेकिन अगर ये ग्लेशियल पीरियड आता है तो आइस कैप्स यहाँ तक आ सकती हैं। ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना, होगा ही। लेकिन फिर जब फिर इंटरग्लेशियल पीरियड आ गया तो ये आइस कैप्स जो है फिर ऊपर खिसक जाएंगी, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा था कि जो आइस कैप्स होते हैं जिनको हम ग्लेशियर बोलते हैं, ये जब होते हैं उस टाइम पे कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं क्या करते हैं, इनके सेडिमेंट्स जो लेकर के आते हैं उनको मोरेन्स बोलते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो वो सेडिमेंट्स, वो सब लैंडफॉर्म्स तो यहाँ पर इस रीजन में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। तो आज की डेट में अगर कोई यहाँ पे एक लेक बनी हुई है, ग्लेशियर लेक, और ग्लेशियर इससे 3 किलोमीटर ऊपर है, तो इसका मतलब कभी ना कभी ग्लेशियर यहाँ पे होगा। उस लेक में ग्लेशियर सेडिमेंट्स भी मिलेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कौन कौन से सेडिमेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब पहले पढ़ चुके हैं। तो ये सब एविडेंसेस हमें जियोलॉजिकल एविडेंसेस बोलते हैं इनको, ये सब हमें स्टडी रॉक्स करके पता चलता है, ठीक है। आगे कह रहा है द जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स स्पेशली इन हाई एल्टीट्यूड्स एंड हाई लैटिट्यूड्स। हाई एल्टीट्यूड का एग्जांपल तो मैंने दे दिया आपको। हाई लैटिट्यूड में कैसे होता है, ये देखो, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है। अभी आज की तारीख में ग्लेशियर्स यहां मिलते हैं जो हमारा पोलर क्लाइमेट है, लेकिन जब ग्लेशियल पीरियड रहा होगा तो आइस कैप्स जो ग्लेशियर्स हैं वो यहां तक आ गए होंगे। तो इस रीजन में भी हमें ग्लेशियल एविडेंसेस मिल जाएंगे आज की तारीख में भी, इंटरग्लेशियल पीरियड में भी। तो ये लैटिट्यूड, ये बोल रहा है दो चीजें कि हाई एल्टीट्यूड एंड हाई लैटिट्यूड। हाई लैटिट्यूड का एग्जांपल ये हो गया, सिंगल पहाड़ हिमालय से जा सकते हैं, और हाई एल्टीट्यूड का मतलब पूरा ऑल ओवर अर्थ में। समझ आ गए? एग्जिबिट ट्रेसेस ऑफ एडवांसेस एंड रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर्स। क्या मिलते हैं यहाँ पे? एडवांस मतलब ग्लेशियर का नीचे आना और फिर वापस जाना, ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं। समझ गए क्या? ऑब्वियसली बात है, सेडिमेंट्स मिलते हैं, ग्लेशियल सेडिमेंट्स मिलते हैं, ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स मिलते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं सब डिटेल में। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। द सेडिमेंट डिपॉजिट्स इन ग्लेशियल लेक्स आल्सो रिवील ऑक्यूरेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड पीरियड्स। अब जो ग्लेशियल लेक बन गई यहाँ पे बन गई, वार्म पीरियड जब होगा तो यहाँ पे अलग तरीके के सेडिमेंट्स होंगे, जब कोल्ड पीरियड होगा तो यहाँ पे अलग तरीके के सेडिमेंट्स होंगे। क्यों? क्योंकि ग्लेशियल जो इरोजन करता है वो अलग तरीके से करता है, और जब ग्लेशियर इरोड करके यहाँ पे डिपॉजिट करेगा सेडिमेंट्स का, वो अलग तरीके के मोरेन्स, जिनको मोरेन्स बोलते हैं, अलग तरीके के सेडिमेंट्स होंगे। ऑन दी अदर हैंड जब ग्लेशियर नहीं होगा, यहाँ पे पानी होगा, रिवर फ्लो करेगी, लेक होगी, है ना, पानी ऊपर से आएगा बह के, तो यहाँ पे अलग तरह के सेडिमेंट फॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा? सब चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, फिर से समझा दिया। ऑल्सो रिवील ऑक्यूरेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड पीरियड्स, ठीक है, आई होप समझ आ रहा है। द रिंग इन द ट्रीज प्रोवाइड क्लूज अबाउट वेट एंड ड्राई पीरियड्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, कि जो ट्री का जो वो होता है तना, मान लीजिए ट्री है, उसको ऐसे खड़ा कर दो। बचपन में जब ट्री हम प्लांट करते हैं इतना सा होता है, लेकिन फिर बड़ा हो जाता है। कैसे होता है वो? ये अभी उसका क्रॉस सेक्शन है, पेड़ को ऐसे काट दिया। जब ये बच्चा था तो इतना था, बड़ा होता गया, हर साल एक रिंग इसमें जुड़ता रहता है, एक लेयर जुड़ती रहती है, एक लेयर जुड़ती रहती है, एक लेयर जुड़ती रहती है, ऐसे भी चौड़ाई में भी और ऐसे भी। ऐसे तो बढ़ता ही है पेड़, लेकिन ऐसे भी रिंग जुड़ती है। इन रिंग से ट्रीज की एज पता चलती है, माइक्रोस्कोपिक होता है ऑब्वियसली, ठीक है। इन रिंग से ट्रीज की एज पता करती है, लेकिन इन रिंग से ड्राई और वेट पीरियड के बारे में पता चल जाता है। ड्राई और वेट पीरियड में रिंग्स का कलर चेंज होता है। ड्राई पीरियड में रिंग से कलर अलग होता है, वेट पीरियड में रिंग से कलर अलग होता है। इनफैक्ट अगर किसी साल आग भी लगी हो तो उस साल जो रिंग होगा उसका कलर अलग हो और ज्यादा डार्क होगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से पता चल जाता है हमें ट्री रिंग से। आगे बोल रहा है ऑल दीज एविडेंसेस इंडिकेट दैट चेंज इन क्लाइमेट इज अ नेचुरल एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। इन सबसे हमें पता चलता है कि जो क्लाइमेट में चेंज है वो नेचुरल और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन अगर नेचुरल प्रोसेस से हो रहा है तो।
अगर वो ह्यूमंस करवा रहे हैं तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, क्योंकि वो चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं और हमारा एनवायरनमेंट उतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाता चेंजेस को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि देखिए क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ लिया, लेकिन इंडिया में भी वेट और ड्राई स्पेल्स आए हैं, वेट और ड्राई क्लाइमेट पीरियड्स आए हैं, और उनका उसने एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया है? राजस्थान आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स से पता चला है राजस्थान का जो हमारा डेजर्ट है एक्सपीरियंस वेट एंड कूल क्लाइमेट 8000 BC, मतलब आज से लगभग 10,000 साल पहले राजस्थान का क्लाइमेट वेट एंड कूल था। 10,000 साल से पहले वहाँ पे वेट एंड कूल क्लाइमेट था। कैन यू इमेजिन कि जहाँ पे थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट, ठीक है, वहाँ पे वेट एंड कूल क्लाइमेट था कभी। इसका मतलब वहाँ पे बारिश भी होती थी, वेट का मतलब, ठीक है। द पीरियड 3000 to 1700 BC हैड हायर रेनफॉल, और 3000 से 1700 BC तक भी बहुत अच्छी बारिश होती थी वहाँ पे। 2000 to 1700 BC दिस रीजन वाज सेंटर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देखो सबसे बड़ा एग्जाम, सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की खास बात क्या थी कि वो हमेशा नदी या पानी के सोर्स के साथ होती थी, है ना, उनके सेंटर। और राजस्थान जो था का जो एरिया वो क्या था, सेंटर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहां पे पानी था, अच्छा खासा पानी था, मिट्टी भी उपजाऊ थी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, राजस्थान की जो मिट्टी है वो वही मिट्टी है जो गेंजेटिक प्लेन्स गंगा के आसपास पाई जाती है। वो जो मिट्टी है वो इतनी उपजाऊ है कि वहां पे आपको कुछ करना ही नहीं है, वहां पे सिर्फ आपको पानी डालना है और यू कैन ग्रो वेजिटेशन, यू कैन ग्रो प्लांट्स। इतनी उपजाऊ है वो, वही मिट्टी है जो नदियों के किनारे पाई जाती है। नदियां सूख गई, उनकी रेत रह गई, ऐसा होता है ना, ठीक है। द कंडीशंस एक्सेंचुएटेड सिंस देन, और उसके बाद से कंडीशंस जो है वो एक्सेंचुएट और बहुत ही जल्दी से बढ़ी है। क्लाइमेट चेंज इन जियोलॉजिकल पास्ट द अर्थ वाज वार्म सम 500 to 300 मिलियन ईयर्स अगो। अर्थ जो है जियोलॉजिकल पास्ट में 500 से 300 मिलियन ईयर्स अगो वार्म था। कौन कौन से पीरियड थे वो उसने डिनोट किए हैं? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन और सिल्यूरियन पीरियड्स में, ठीक है। पीरियड्स जियोलॉजिकल टाइम से मैं पहले पढ़ चुके हैं, तो ये तो आपको पता ही होंगे, ठीक है। वैसे पीरियड्स के नाम है बस, और कुछ नहीं है कि इस टाइम ये जो टाइम पीरियड इतने साल पहले का उसको ये बोलते हैं, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्लिस्टोसीन एपोक ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड्स occurred। प्लिस्टोसीन एपोक में ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल पीरियड्स आए। द लास्ट मेजर पीक ग्लेशियल पीरियड वाज 18,000 ईयर्स अगो। जो लास्ट जो आइस एज थी, ग्लेशियल पीरियड था, वो कब था? 18,000 ईयर्स अगो। और क्या कह रहा है? द प्रेजेंट इंटरग्लेशियल पीरियड स्टार्टेड 10,000 ईयर्स अगो। जो आज हम इंटरग्लेशियल एज में रह रहे हैं वो कब स्टार्ट हुई? वो 10,000 ईयर्स अगो स्टार्ट हुई, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में ये सब हमने पढ़ लिया। अगला टॉपिक हमारा क्लाइमेट चेंज इन रीजन पास्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए। कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं दोबारा बता दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।